नमस्कार देशवासियों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। देशवासियों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के हाथ पांव फूले हुए हैं, उनकी रातों की नींद उड़ गई है। वो संयुक्त अरब अमीरात के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि मेरा कर्ज माफ कर दो, मेरा कर्ज माफ कर दो। दोस्तों, असल में यूएई ने पाकिस्तान से $1 अरब लौटाने को कह दिया है। $1 अरब मतलब 15,720 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। यह रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा है और आज ही इसकी लौटाने की आखिरी तारीख थी और पाकिस्तान ये पैसे अब तक नहीं लौटा पाया। पाकिस्तान खुद मान रहा है कि उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो ये पैसे वापस कर पाए। इसीलिए पाकिस्तान के जितने भी सीनियर अधिकारी हैं वो लगातार यूएई से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि उनके ये पैसे माफ कर दो, पर यूएई उनकी एक नहीं सुन रहा है। हालत ऐसी है दोस्तों आज पाकिस्तान में कि यूएई के अधिकारियों ने पाकिस्तान के अधिकारियों को फोन तक उठाना बंद कर दिया है। इससे इमरान खान बेचैन हो गए। इमरान की को समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो कटोरा लेकर इसके बाद कहां जाए। यूएई के पैसे लौटाने के लिए अब किससे मदद मांगे? पहले तो दौड़कर चीन के पास चले जाते थे, पर अब तो चीन भी उन्हें दाने नहीं डाल रही है। पाकिस्तान को इस वक्त कोई भी देश पैसे देना नहीं चाहती। सबको पता है कि पाकिस्तान को जो भी पैसे दिए वो डूब जाते हैं। कर्ज वापस लौटाने की पाकिस्तान की हैसियत बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान की ये हालत क्यों हो गई है, मैं आपको बताता हूं। आज पाकिस्तान ने कभी अपने देश की तरक्की पर ध्यान नहीं दिया। उसने पैसे इंडस्ट्री लगाने पर खर्च नहीं किए, अच्छे स्कूल कॉलेज बनाने पर खर्च नहीं किए। सारे पैसे सिर्फ आतंकियों पर लुटा दिए। आधे पैसे तो वो कौन है, वो हफीज सईद, आधे पैसे वो ले गया। अब दूसरे देशों से कर्ज ले लेकर ये लोग आतंकवादियों को पालना चाहते हैं, उनको पालते हैं, उनको पोसते हैं। अब हालत यह है कि पाकिस्तान को हर दूसरे दिन किसी न किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ जाता है, पर अब हर देश आज उन्हें दुत्कारता है। पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान और इमरान खान हर दिन जलील हो जाते हैं, मगर फिर भी ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। ये सबक कभी नहीं सीखेंगे। इसीलिए अब वक्त आ गया है कि पूछिए, क्योंकि इस कंगाल पाकिस्तान से पूछता है सारा भारत कि क्या पाकिस्तान के लिए अब पूरी दुनिया के दरवाजे बंद हो चुके हैं? क्या कंगाल हो चुका पाकिस्तान कभी इस हालत से उबर पाएगा? गले तक कर्ज में डूबा पाकिस्तान क्या अब भी आतंकवादियों को पनाह देने से बाज आएगा? और आज का सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल कि क्या अब पाकिस्तान भारत विरोध की सोच को छोड़कर अपने देश पर ध्यान देगा? यह सवाल अकेला मैं नहीं, आप नहीं, हमारे साथ आज पाकिस्तान से पूछता है सारा भारत। कंगाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान पर संयुक्त अरब अमीरात ने बिजली गिरा दी। यूएई ने इमरान से अपने $1 अरब फौरन लौटाने को कहा है। ये रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा है। अब पाकिस्तान यूएई के सामने रहम की भीख मांग रहा है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद के आगे इमरान गिड़गिड़ा रहा है कि इतनी बड़ी रकम लौटाने की हालत में पाकिस्तान है नहीं, लेकिन यूएई अपने रुख पर कायम है। पाकिस्तान में अफरा तफरी मची है। इस अफरा तफरी का कारण पाकिस्तान की पहले से ही गिरी हुई माली हालत है। पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि वो ये कर्जा कैसे चुकाएगा, ये बात इमरान खान को खाई जा रही है।
यूएई के इस अल्टीमेटम से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। इमरान खान के हाथ पांव फूल गए हैं। बाजवा के चेले को समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। इससे पहले जब सऊदी अरब ने सख्ती दिखाई थी तो इमरान खान ने चीन के सामने झोली फैला दी थी, लेकिन इस बार शायद चीन भी उसकी मदद ना करे। अगर यूनाइटेड अरब अमीरात कुआं है तो आप मान लीजिए मेरी बात, चाइना खाई है। चाइना आपके रेस्क्यू में कभी नहीं आएगा, और अगर आएगा तो आप मान लीजिए आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ रहे हैं। पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी हुई है। आवाम महंगाई की मार से झुलस रही है। पाकिस्तान पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। कोरोना वायरस से पाकिस्तान की सेहत आईसीयू में चली गई है। ऐसे में पाकिस्तान की हालत एक तरफ खाई और दूसरी तरफ कुएं जैसी है। दोनों ही स्थितियों में उसका मरना तय है। यदि वो यूएई का पैसा लौटाता है तो उसकी आर्थिक स्थिति चौपट हो जाएगी। अगर वो किसी से कर्ज लेकर यूएई को देता है तो उसे चुकाने में बर्बाद हो जाएगा। ऐसे में सवाल ये कि पाकिस्तान इस बड़े संकट से उबरेगा कैसे, पूछता है भारत। कमर चीमा, राजा फैजल, अब्दुल समद याकूब, मारिया इकबाल तराना, ललित अंबरदार भारत की ओर से, जनरल जीडी बख्शी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा। अब्दुल समाद याकूब जी, क्या आपको शर्म नहीं आती है आज? क्या आपको शर्म नहीं आती है आज कि आपकी हालत इतनी खराब है? आप सिर्फ 1 अरब डॉलर का कर्ज वापस नहीं कर पा रहे। उसके लिए हेडलाइन में सुर्खियां हैं कि पाकिस्तान के पास 1 अरब डॉलर नहीं है। यूएई से आप माफी मांग रहे हैं कि कर्ज वापस नहीं दे पाएंगे। शर्म नहीं आती आप लोगों को? संबित पात्रा जी, इनको शर्म नहीं आनी चाहिए। देखिए बेहतर यही है कि बेड का जो स्टार्ट है बेशर्म थी, वो कहाँ से शर्म आएगी? अगर आपने इस तरीके से करना है तो 10 बेशर्मी वाली बातें मुझे भी आती हैं, तो ऑडियंस को जो है ना वो आप एक हेल्दी डिबेट की तरफ ले जाए, ना कि ये बेशर्मी की। ये मैं आपको इससे ज्यादा आती है भाई साहब। बेशर्मी वाली बातें तो सारी आप ही को आती हैं। तो बेशरम नेशन नहीं आप लोग। इस तरह से नहीं चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। इस तरह से अगर आपने करना है तो फिर मैं आपको छोड़िए साहब, अभी तो पैसे इकट्ठे करिए। आप 1 अरब डॉलर वापस क्यों नहीं दे पा रहे? बताइए प्रॉब्लम क्या है? बोल लो सर, बोल लो। 500 रुपए 1 अरब डॉलर वापस क्यों नहीं दे पा रहे? आप बताइए। पाकिस्तान, आप खामोश होंगे, मैं बोलूंगा। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व 20 अरब डॉलर के हैं, 12 अरब डॉलर स्टेट। आप 1 अरब डॉलर वापस क्यों नहीं दे पा रहे? क्यों नहीं करेंगे सऊदिया को वापस? मैं आपको बता रहा हूँ कि $20 बिलियन की फॉरेन रिजर्व है हमारे पास। 12 अरब डॉलर स्टेट बैंक के पास पड़ा है, 8 अरब डॉलर हमारे प्राइवेट बैंक के पास पड़ा है। तो 1 अरब डॉलर वापस करने की क्या बात है? 12 मार्च को मैच्योर होनी है। वापस दे दो ना पैसे। यूएई वाले आपको जलील कर रहे हैं हर दिन। ओ भाई, आपका कर्ज यूएई वाले जलील कर रहे हैं। दुनिया में आप जलील हो रहे हैं। आपका कर्ज आप हर दिन जलील हो रहे हैं लोगों के सामने। आपका तो नहीं देना। 1 अरब डॉलर नहीं है आपके पास। भाई क्या हालत है? क्या कैसा देश है? नहीं संबित बात नहीं। एक मिनट मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ एक बात। देखिए कमर चीमा, संबित पात्रा हमारे साथ है। मामला सिर्फ और सिर्फ नहीं, मेरी बात सुने। सिर्फ 1 अरब डॉलर, सिर्फ 1 अरब डॉलर। संबित, ये पता नहीं देश, कभी कभी हमें लगता है ना कि 1947 के पहले हम तो एक देश थे। देखिए क्या हालत है इनकी। सिर्फ 1 अरब डॉलर। हमारे यहां संबित पात्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज का 1 साल का टर्नओवर, हमारी एक कंपनी का, भारत के एक बड़े कंपनी का टर्नओवर 1 साल में कितना होता है? 10 अरब डॉलर। यानी कि आपका जो एक कर्ज है ना, जिसके लिए आप रो रहे हैं यूएई के सामने, ये हमारे भारत के एक इंडस्ट्रियलिस्ट चुटकी में दे सकते हैं। चुटकी में निपटा देंगे। हालत देखिए इनकी। अरे कमर चीमा, कुछ करो, अपना सूट बेच दो, अर्नब जो भी पैसे मिले दे दो, इज्जत तो रखो अपनी। कंगाल देश। ओ भाई बात सुनो, क्या हो गया आपको कमर चीमा? भारत में 60% आबादी जो है वो $3 बेच भी देगा तो क्या होगा? 25% आबादी $2 a डे कमाती है। अच्छा, 80% आबादी आपकी तो $2-3 a डे कमाती है। ये मैं नहीं कहता, ये ऑक्सफैम। ये हमारी आबादी को क्यों देख रहे हो भैया? सिर्फ 10% अपनी आबादी की चिंता करो ना। भारत में
खाने को नहीं है पैसे, अम्मा चलिए बुनाने। गुर्बत हैं? गुर्बत दिल्ली मुंबई अठन्नी है नहीं, ये गिनने चले हैं यहाँ 100-100 के नोट। अरे पहले 4 आने 8 आने इकट्ठे करो। अरे पहले शांति से सुन लो, कुछ पैसे मिलेंगे। अरे भैया इसको जरा 100-200 रुपए भेजो, कुछ तो पैसा होगा इनके पास। अर्नब जी मैं आपको 2-3 विषय बताता हूँ, ये केवल यूएई का विषय नहीं है। जनवरी के महीने में 2018 में सऊदी अरबिया ने जो इनको पैसे दिए थे, सऊदीया ने कहा कि पैसे वापस करो। अब यूएई कह रहा है कि पैसे वापस करो। अब पता है आपको अर्नब जी, जनवरी के महीने में इनका एक प्लेन का नंबर भी मैंने लिखा है, PIA बोइंग 777। ये PIA बोइंग 777 को मलेशिया ने रोक लिया। क्या हुआ, क्यों रोक लिया मलेशिया ने? अरे भैया इनके एयरक्राफ्ट ने पेमेंट ही नहीं किया था, इनके एयरक्राफ्ट ने लीज पेमेंट नहीं किया था, तो पाकिस्तान के फ्लाइट को मलेशिया ने रोक लिया। और फिर इमरान खान हाथ पैर जोड़ के, हे भगवान हम पैसे दे देंगे, अल्लाह के लिए हमें माफ कर दो, हम पैसे दे देंगे, जैसे तैसे करके पैसे भीख मांग करके चाइना से इन्होंने वो फ्लाइट का लीज दिया। उसके बाद वो फ्लाइट जो है, मैं इसको इनको थोड़ी सच्चाई समझाता हूँ। ये तो इनकी हालत तो ये है, ये तो फ्लाइट छुड़ा पानी रहे हैं, ये क्या सऊदी अरेबिया और यूएई से बचेंगे। और देखिए ये मलेशिया ये मलेशिया और टर्की के साथ मिलकर एक नया पैराडिम शिफ्ट कर रहे थे। बदले में सऊदी अरेबिया और यूएई ने इनको जवाब दिया है। आप मलेशिया और टर्की के साथ मिलकर मैं एक इस्लामिक वर्ल्ड का आगाज, मैं एक चीज में मगर संबित पात्रा एक मामला ऐसा है, एक मामला ऐसा है संबित पात्रा, वो गधे के मामले में ही आगे। अरे रुक जाओ कमर, ये गधे के मामले में कमर, बहुत गधे हैं इनके पास, कमर बहुत है इनके पास, उनको बेच के पैसे कमर। क्या आपको पता, बिल्कुल संबित पात्रा ने अच्छा पकड़ा, गधे के मामले में संबित पात्रा ने अच्छा पकड़ा। एक मामला ऐसा है जिसमें पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 है, पास इनका पॉपुलेशन दुनिया में नंबर 1 है। दोस्तों आपको एक एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाना चाहता हूं मैं। पाकिस्तान में इस वक्त इस वक्त कमर चीमा, मेरी बात सुनो, आपके बारे में नहीं बोल रहा। पाकिस्तान में इस वक्त दुनिया के सबसे ज्यादा गधे मिलते हैं, एक देश में 1 करोड़ गधे हैं। मारिया इकबाल जी, सिचुएशन बहुत गंभीर है। आपको 2-3 आंकड़े में देता हूं भारत से। उत्तर प्रदेश की जो बजट है ना, बजट जैसे जो बड़े देश होते हैं मारिया जी, बड़े देश, अमीर देश, उनकी बजट ऐसी होती है, आप जलिए मत, मगर उत्तर प्रदेश की बजट, सिर्फ एक राज्य है भारत की, उसकी बजट कितने हैं? उसकी बजट है 5.5 लाख करोड़ भारतीय रुपए, मतलब 11 लाख करोड़ एक स्टेट की बजट होती है भारत में। इसको कहते हैं बिग कंट्री, पावरफुल कंट्री। 11 लाख करोड़ रुपए की बजट किसकी है? सिर्फ उत्तर प्रदेश की। दिल्ली की बजट, सिर्फ दिल्ली एक शहर है भारत में, दिल्ली सरकार की बजट कितनी है? 70,000 करोड़, यानी कि पाकिस्तानी रुपए में 150,000 करोड़, 1.5 लाख करोड़, यानी कि आपके जो 15,720 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का 10 गुना, 10 गुना सिर्फ दिल्ली सरकार की बजट है। इतने ने, मैं दिखा नहीं रहा इनको, मैं बता रहा हूं कि भारत की बजट ऐसी होती है, बड़े देश होती है, भारत की जो बजट है ऐसी होती है। हमारे देश ने कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए कितने पैसे खर्च किए? क्या बात है, 40,000 करोड़ का प्रावधान रखा है, यानी कि पाकिस्तानी रुपए में सिर्फ वैक्सीन बनाने के लिए 80,000 करोड़ दे रहे हैं। और क्या बात है, मत बोलिए, 4.5 करोड़ वैक्सीन फ्री में दे रहे हैं आप लोगों को। थैंक यू बोलना सीखिए। भारत से वैक्सीन ले रहे हैं आप लोग, है ना? कंगाल देश है, फिर भी कंगाल देशों का ख्याल रखते हैं हम तो ग्रैटिट्यूड, कंगाल देश को हम लोग वैक्सीन भेज रहे हैं, है ना? हमने कब, आप समझ रहे हैं ना? तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी हालत इतनी खराब क्यों है मारिया जी, जरा बताइए। पूछता है भारत, आप बहुत बड़े देश हैं, आपका रकबा बड़ा, आपकी आबादी, मगर आपकी हालत इतनी खराब क्यों? आपकी जुबानें ज्यादा, आपका कल्चर ज्यादा, आपका जीडीपी ज्यादा, पर पाकिस्तान के साथ क्या मसला है? नहीं, आतंकवादी कब भेज रही हैं? या फिर तो वेडलॉक में रहे, रोज के ये जो प्रोपेगेंडास हैं, लोगों को
उकसाना ये कुछ बेहतर नहीं है अर्नब जी। बहुत 1.5 अरब की आबादी इस वक्त हमें देख बुरा लगता है ना आपको देखकर, आतंकवादी कब भेज रही है जल्दी आपके सिचुएशन को देखकर जो ग्लोबल हेडलाइंस हो रही है कि इमरान, समृद्ध जी बताइए इनको। पता है कि भाई ये तो अगस्त में 1 नहीं, ये बता रही है कि हम तो बहुत ग्रैटिट्यूड वाले हैं, हम तो ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं। मैं तो बड़े अदब से पूछ रहा हूँ, अगली बार जो कैशे ऑफ आतंकवादी कब भेज रही है मैडम? हमने तो वैक्सीन भेजा, आप आतंकवादी कब भेज रही हैं? गधों की आबादी गिनना शुरू कर देते हैं, तो मेरे ख्याल से नहीं, वो तो न्यूज, अरे पाकिस्तान के न्यूज़पेपर में न्यूज था, मैं तो न्यूज लिख के लाया हूँ। द गुड न्यूज इन पाकिस्तान, रिबाउंडिंग डोंकी पॉपुलेशन गिव्स इकोनॉमिक होप। ये आपके अखबार में छपा है मैडम। मैडम, दिस इज द न्यूज इन योर न्यूज़पेपर, रिबाउंडिंग डोंकी पॉपुलेशन गिव्स इकोनॉमिक होप। मतलब पाकिस्तान में जो गधों की पॉपुलेशन बढ़ी है, उससे पाकिस्तान के एक बहुत बड़े वर्ग में बहुत खुशी का माहौल है। उनको लगता है कि इकोनॉमिक रिबाउंड होगा। गधों को बेच करके, गधों को एक्सपोर्ट करके एक बहुत बड़ा पैसा कमाया जा सकता है, ऐसा पाकिस्तान के न्यूज़पेपर में बताया है। कभी कोई हमारी अचीवमेंट हुई क्या? आप कभी आगे आए और आपने कहा कि नहीं, मुबारक हो आपको, मुबारक हो। इतने गधे हैं, इतने गधे आप बेच के बहुत सारा पैसा कमाएंगे। अब आप बताइए कितने गधे बेचने से सऊदी अरबिया का आप कर्जा चुका पाएंगे, कितने गधे बेचने से यूएई का आप कर्जा चुका पाएंगे? जरा कैलकुलेशन करके बताएं। आप चारों तो बड़े लोग बैठे हुए हैं, कितने बहना आप कितने गधे बेच करके ये यूएई का जो कर्ज है वो चुका पाएंगी? कैलकुलेशन किया आपने कितने गधे बेचने से? क्योंकि अब तो चाइना भी नहीं देने वाला है पैसा। सऊदी का ये बात ये भी है था, वो तो चाइना से लिया था। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, राजा फैसल जी गुस्से में क्यों हैं? राजा फैसल जी गुस्से में क्यों हैं? मेरे ख्याल से हिंदुस्तान कर्ज में डूबा एक देश। देखिए मारिया जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। मुझे पाकिस्तान से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पाकिस्तान के साथ क्या कहते हैं ना, बहुत सिंपैथी है, सहानुभूति है। हालत देखकर रोना आता है हमें। क्या कंट्री है बख्शी साहब। ये $1 अरब के लिए फोन किए जा रहे यूएई वालों से, जलील होते जा रहे हैं। राजा फैसल, कुछ तो अपने बारे में सोचो। मैं पूछता हूं कि आप लोग कब तक जलील होंगे? आपका कंगाल पाकिस्तान कहां से चुकाएगा ये कर्ज? पाकिस्तान में आवाम पहले से ही दाने दाने का मोहताज है। हर पाकिस्तानी कर्ज में गले तक डूबा हुआ है। बिल्कुल, मैं आपसे पूछ रहा हूं, पूरे भारत के लोग पूछ रहे हैं कि जब कर्ज चुकाने की औकात नहीं है, तो लेते क्यों हो? कुछ औकात ही नहीं है आपकी कर्ज चुकाने की, आप कर्ज लेते क्यों हो? हिंदुस्तान में नहीं, मगर आप कर्ज चुका नहीं सकते। सूद समेत सब चलेगा। सूद समेत आप कर्ज चुका नहीं पा रहे। आप नहीं लेते क्या? हिंदुस्तान नहीं लेता क्या? नहीं, आप कर्ज चुका नहीं पा रहे तो लेते क्यों है? नहीं लिए पूरी अपनी दुनिया से, यूएई से, सबसे हाइडल प्रोजेक्ट नहीं ली। हम तो कर्ज देते हैं, हम फ्री में वैक्सीन भी देते हैं। में आते ही मैं कह रहा हूँ कि नहीं लेते हम कर्ज। आप क्या बात कर रहे हैं? हर दौरा जब होता है हम नहीं लेते कर्ज, उसके बदले में पैसे हम कोई कर्ज नहीं लेते। हम देते हैं, हम बनाते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, बिजनेस करते हैं यूएई के साथ। हम कर्ज नहीं लेते। जीडी बख्शी साहब, ये क्या कह रहे हैं? हम कर्ज लेते हैं। हम कर्ज वाली बात है। हम आपको चाहिए तो ले लो हमसे, बचा लो अपने देश को। वैक्सीन फ्री में ले रहे हो, कर्ज भी ले लो, दे देंगे आपको। मगर संसद में इमरान खान ने कबूल किया है। जीडी बख्शी साहब, ये इमरान भी अजीब आदमी है। ये संसद, अच्छा गधों के बारे में बोल रहे हैं तो मैं वीडियो दिखा देता हूं दोस्तों। गधे जो है ना, पाकिस्तान के जो गधे हैं, इतने गधे हैं, जहां देखे गधे हैं, वहां पे रास्ते में गधे हैं, टैक्सी के जगह गधे हैं। दोस्तों मैं एक वीडियो दिखा देता हूं। ये पाकिस्तान के गधों पर पूछता है भारत में स्पेशल रिपोर्ट। ये देखिए। जिंदा दिलों के शहर लाहौर में अब चलने लगी है चिंची गदागारी। जी हाँ, इस गदागारी में लाहौरी लड़कियां बड़े शौक से सफ़र करती हैं। इनका कहना है कि इस पर बैठकर टांगे का मज़ा भी आता है और चिंची का भी। बहुत मज़ा आया और इस गधे ने हमें टांगे की याद ताज़ा करवा दी है। बाइक की जगह पे गधा लगाना पड़ा है और ये जो चिंची अब ये गदागारी की चिंची बन चुकी है। पेट्रोल की कीमत अभी इनको कम करनी चाहिए, वरना यही कुछ ही होगा जो आज हो रहा है। गधा ही बांधेंगे लोग आगे गाड़ियों में। बहुत सुकून है और इससे जो गधे वाले हैं उनको भी रोजगार इससे जो है वो मिलता है। चिंची गदागारी चलाने वाले मेहनत कश कहते हैं
कि चिंगची को रवां दवां रखने वाली मोटरसाइकिल ही नहीं, पेट्रोल भी बहुत महंगा है, जबकि चिंगची गदा गाड़ी का गदा भी सस्ता और इसकी खुराक भी। 100 रुपये का राशन खाता, उसमें मैं 500 का पेट्रोल डलवाता था, मुझे कुछ नहीं शाम को प्रभावित होती। इसमें मैं 1000-1200 शाम को ले जाता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। चिंगची गदा गाड़ी वाले इसलिए भी खुश हैं कि उनकी ट्रैफिक चालान से भी जान छूट गई। कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस के पास गधे का चालान करने का कोई कानून ही मौजूद नहीं। पेट्रोल की कीमत क्या बढ़ी, चिंगची चलाने वाले ने मोटरसाइकिल की जगह गधा बांध लिया। कहता है कि गधे की घास पेट्रोल से सस्ती पड़ती है। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज, लाहौर। देखिए राजा फैसल जी, ये रिपोर्ट रिपब्लिक टीवी की नहीं है। मेरे कैमरामैन और रिपोर्टर को अगर लाहौर आने दें तो हम बिल्कुल अच्छी तरह से दिखा देंगे कि यहाँ पे गधे की इकोनॉमी कैसे चल रही है। राजा फैसल जी, सच्चाई है, आपको बुरा लगेगा, आपकी सबसे बड़ी इकोनॉमी गधों की है। आपके मुल्क से कई ऐसी फैसल साहब, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है। $1 अरब लौटाने की औकात नहीं है आपकी। मैं आपके मुल्क से कर सकता हूँ कई ऐसी जगह जहाँ पे साइकिल के आगे एक बंदा खड़ा, साइकिल चला के पीछे 2 बंदे बैठा के जा रहा होता है। क्या नहीं होता? इंडियन फिल्म में ये नहीं दिखा रहे होते हैं ना। तो ये इस तरह की चीजें हर जगह है। लेकिन अगर आपको ये प्रॉब्लम है हमारे मुल्क से, तो शायद आपको ये लगता है कि शायद हमारे, मैं तो अच्छी अप्रिशिएट कर रहा हूँ आपको कि आपके गधे की इकोनॉमी अच्छी चल रही है, इकोनॉमी का हिस्सा बनाया जा रहा है। चलिए सीरियस बात करते हैं। सीरियस बात में आप, हाँ, गधे को पाकिस्तानी इकोनॉमी का अहम हिस्सा बनाया जा रहा है। अच्छी बात कही आप। और बोलिए दोस्तों, सुनिए आप पाकिस्तानियों को सुनिए मेरे प्रोग्राम पर। हाँ बोलिए। आप मुझे ये बताइए, क्या इंडिया का एक्सटर्नल डेट में नहीं है? अगर नहीं है तो मुझे झूठा साबित कीजिए। आपको हमारे रिजर्व पता है, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रहे हैं। हमारे सामने बात करने की आपको पता है कि पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट आपसे 5 गुना कम है। 112 के हम लोग बैठे हुए हैं। 555 राजा फैसल, क्या राजा झूठ बोल के बता रहे हैं? अरे छोड़ो राजा, इस तरह की सोचने दे रहे हैं कि अरे छोड़ो, गधे देश के इकोनॉमी चला रहा है। सारे इंटरनेशनल हेडलाइन बन गए। इमरान खान फोन कर रहा है, मेरी $1 बिलियन से मुझे बचा दो। आप सुधर जाओ ना, आप सुधर जाओ ना। मैं आपको जीडी बख्शी साहब आपको कुछ कहना चाहते हैं। जीडी बख्शी साहब आपको कुछ सलाह देना चाहते हैं। भाई साहब, आप सलाह सुन लीजिए इंडियन लोगों से। हाँ, राजा फैसल 555, 10, 175, no, ये क्या कर रहे हैं? अरे आपकी सबसे बड़ी इकोनॉमी गधों की इकोनॉमी है। आप सुन लीजिए, अदब से बात करें जलील बख्शी साहब। आपको लगता है मुझे अच्छा लग रहा है? आपकी ये हालत देखकर मुझे खुशी हो रही है? चिल्लाइए। आपको लग रहा है कि मैं पाकिस्तान की गधे इकोनॉमी को देखकर खुश हूँ? एटम बॉम्ब बनाएंगे, एटम बॉम्ब बनाएंगे। आप कितना करते मुझे बताइए। गुड, थैंक यू। आप हमसे ज्यादा कुछ हो नहीं अपनी अर्नब, ये सारे जो पाकिस्तान के इंटरलोक्यूटर्स हैं ये डिल्यूजनल हो गए। मैं थोड़ा सा इनको आपकी इजाजत से एक रियलिटी चेक देना चाहूंगा। पॉल कैनेडी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, साहब आपको फायदा होगा। पॉल कैनेडी ने अपनी बुक द राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पावर्स में कहा था कि ओवर मिलिटराइज्ड स्टेट्स लाइक जर्मनी, टर्की एंड पाकिस्तान हैव ऑलवेज बीन प्रोन टू इकोनॉमिक कोलैप्स। ये उसने फोरकास्ट किया था 1970s में कि इस तरह की जो ओवर मिलिटराइज स्टेट्स होती हैं वो पॉलिटिकल कोलैप्स के सबसे बड़े कैंडिडेट होते हैं। आज उसकी जो भी फोरकास्ट थे वो बिल्कुल पॉल कैनेडी फोरकास्ट सही आ रहे हैं और पाकिस्तान की हालत पतली है। वो लोन पे ऑफ करने के लिए लोन्स ले रहा है। हंसने की बात नहीं है बिटिया, नहीं, हंसने की बात नहीं है। आपको बड़ा, आपके ऊपर बड़ा जोखिम है। जब यहाँ बाकी लोग अपने देश की इकोनॉमी को ऊपर उठा रहे थे, आपकी फौज सबसे बढ़िया से बढ़िया स्वीडिश एवैक्स खरीदना चाहती थी,
है, और वो बाहर से फौजी इक्विपमेंट खरीदना चाहती थी जब वो जानते थे कि उनके लोगों को खाने के लाले पड़ रहे हैं। आज आपकी फौज की बदौलत आपकी जो इकोनॉमी है बच्चे वो डूब रही है। एंड इट इज वेरी स्ट्रेंज कि आप लोग मुस्कुरा रहे हैं भारतीय टेलीविजन पे आके। यू सीम टू बी लिविंग इन लाला लैंड। आप लाला लैंड में रह रहे हैं। आप यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर ओन इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। गधे आप वहाँ बेच रहे हैं, गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इकोनॉमी गधे चला रहे हैं और गधों पे आ गई है। गधे चला रहे हैं आपकी इकोनॉमी और आ गई है वो गधों की पीठ पे। ये मतलब दिस इज अ वेरी विजुअल सिंबल ऑफ कोलैप्स। दिस इज अ स्टेट मेरे बच्चे ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। यू हैव लिटिल रीजन टू स्माइल बच्चे, वेरी लिटिल रीजन टू स्माइल। मारिया जी बहुत मारिया जी मैं कम वजह है मुस्कुराने के लिए। आपका देश डूब रहा है। इट इज गोइंग इनटू द ब्लैक होल। नहीं मैं ये गोइंग टू फ्लश, मैं ये ललित अंबरदार गेट फ्लश डाउन नहीं इकोनॉमिक ट्यूब। नहीं मैं अभी भी मौका देना चाहता हूं आपको। देखिए मैं बड़े हम बहुत बड़े दिल के देश हैं, हम बड़े दिल वाले हैं। नहीं ललित अंबरदार, भारत है, भारतवर्ष है, हिंदुस्तान, इंडिया, बस बोलने तो दीजिए। दुनिया का अगला सुपर पावर, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, देश का दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स, सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ा दिल किसके पास है? ललित जी हमारे पास है। ये छोटा सा कंगाल देश याद आता है हमें भी 1947 के पहले तो हमारे साथ कंगाल हो गया, मगर हम अभी भी ललित जी मैं कह रहा हूं, देखिए ललित जी मैं इनको कह रहा हूं, ये पाकिस्तानी, मारिया जी मेरी बात सुन लीजिए, मैं बहुत मैं सीरियस टाइप का आदमी हूं, मैं सीरियस टाइप का इंसान हूं, मैं बात बड़े रिसर्च के साथ बोलता हूं। मारिया जी मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, माइंड मत कीजिए। मैं सब कुछ जो कहता हूं ना सोच समझ के पढ़ के कहता हूं, आप मत समझिए कि मैं हल्का फुल्का बात करता हूं। अब मेरी बात सुनिए, देखिए इसका एक उपाय है मेरे पास, आप लोग सुधर जाओ। मैं क्या कह रहा हूं कि आप लोग सुधर जाओ, क्योंकि आपकी जो हालत यह है, अगर आप अपने इकोनॉमिस्ट को पूछेंगे तो ये कहेंगे कि जो FATF के ग्रे लिस्ट में डाला है ना पाकिस्तान को, इससे बहुत नुकसान हो गया। अच्छा आप लोग कहते हैं कि इंडिया अमेरिका के साथ मिलकर, रशिया के साथ मिलकर आपको FATF के ग्रे लिस्ट में हमने डाला। मैं औपचारिक तौर से भारत तो बोलेगा नहीं, मगर मैं कह रहा हूं हाँ डाला, हाँ हमने और दूसरे बड़े देशों ने मिलकर आपको आपके घुटने पर ले आए, हम आपको आपके घुटनों पर ले आए, हमने आप पर प्रेशर डाला, आपकी इकोनॉमी और भी खराब होगी, हम आप पर और भी प्रेशर डालेंगे, आपके साथ कोई नहीं है, आपकी कोई ऑप्शन नहीं है, हमने डाला, हाँ डाला, हमने अपनी डिप्लोमेटिक प्रेशर डालकर आपको डाला नीचे। आप आज गिड़गिड़ा क्यों रहे हैं? क्योंकि आपने हमारे साथ जो मुंबईया भाषा में बोलते हैं ना, आपने पंगा लिया भारत के साथ, आपने पंगा लिया इंडिया के साथ। आपने पंगा क्यों लिया? आपने राजा फैसल पंगा क्यों लिया इंडिया के साथ? इंडिया के साथ जो पंगा लेता है ना, इंडिया के साथ मोदी सरकार के साथ जो पंगा लेता है ना, उसको खत्म कर देते हैं हम लोग। आप समझ लो, इंडिया के साथ पंगा लेने की औकात नहीं है आपकी। आपने पंगा लिया, आपकी देखो हालत क्या है। और पंगा लोगे क्या? और पंगा लोगे क्या? आपकी एक ऑप्शन है, पांव पड़ो, घुटने पर आओ, माफी मांगो, हफीज सईद को वापस दो, फिर बात करेंगे, नहीं तो और मारेंगे, और घर में घुसकर मारेंगे, आपके इकोनॉमी को बर्बाद करेंगे सर, आपकी जितनी बाकी इकोनॉमी है उसको बर्बाद करेंगे। मैं सुन लीजिए, कह रहा हूं आपको, आप लोग सुधर जाओ, आप लोग कश्मीर में ड्रामा करना बंद करो। बाकी जो है बलूचिस्तान जल रहा है, पूरा देश जलेगा, देश जलेगा आपका, देश जलेगा आपका, पूरा देश जलेगा। सुन लीजिए, सुधर जाइए, नहीं तो FATF के ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में जाएंगे। सुधर जाइए, जो भी हो रहा है आपके साथ, आपने हमारे साथ पंगा लिया इसलिए हो रहा है। ललित समझा दो इनको, समझते नहीं है। यस सर, ये अग्रेसिव देश है। सुनिए, इंडिया इज अ वेरी एग्रेसिव कंट्री, इंडिया बहुत एग्रेसिव देश है, आप समझ लो। पाकिस्तानी जी आपने हमारा एग्रेशन देखा नहीं अब तक। 2 पॉइंट सुन लीजिए। पाकिस्तानी जो बैठे हैं, जो पाकिस्तानी मेहमान यहाँ पे बैठे हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ, सुनिए, 14 अगस्त 1947 को, देखिए आपकी औकात सुना दिखाना चाहता हूँ, 14 अगस्त 1947 को जब
लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों ने, हिंदुस्तान में पैदा हुए हिंदुस्तानियों ने इस्लाम और जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी के नाम है अपनी मादरे वतन के साथ गद्दारी की और पाकिस्तान बनाया था। उसके अंदर बहुत बड़े जमींदार थे, फ्यूडल लैंडलॉर्ड थे, और इस्लाम की ठेकेदारी करते करते आज आपकी ऐसी हालत है। रियासत मदीना तो छोड़ो, लाहौर जो 1947 में दिल्ली के बराबर एक कल्चरल कैपिटल था तब हिंदुस्तान का, आज आपका नेशनल एसेट गदा है। हमें इससे फर्क पड़ता है जब आपका शेख रशीद कहता है 250 ग्राम के छोटे छोटे एटम बम डालेगा हिंदुस्तान के ऊपर। अरे औकात तुम्हारे पास नहीं है कि गधे को घास खिलाने वाली। शर्म करो पाकिस्तानियों, शर्म करो, क्योंकि आज की तारीख में आपका मुल्क बिकाऊ। अब्दुल समाद साहब आप देखिए, आपको लीज पे लेगा तो हमें चाइना का गौर करना है, आपकी औकात नहीं है। बालाकोट के बाद आपके बाजवा की पतलून पतली हो गई थी। हमें आपसे कोई कंपैरिजन नहीं है, हमें स्ट्रेटेजी। एक मिनट, हाँ जी बोलिए। जिस दिन आपका पाकिस्तान बीजिंग अपने कब्जे में ले लेगा तो हमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी का निभाना पड़ेगा अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे। हमारे दोस्तों अभी डिबेट और आप अगले 5 मिनट तक के लिए संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रवक्ता अब्दुल समद यकूब के बीच में होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और पीटीआई के प्रवक्ता के बीच में डिबेट होगी। मैं एक सवाल करूंगा, दोनों तरफ से डिबेट होगी। ने आप पहले अब्दुल समाद यकूब को डायरेक्टली बोलिए। संबित पात्रा जी, यकूब साहब, संबित पात्रा जो है ये डॉक्टर भी हैं को एक सवाल पूछूं और बड़े नेता हैं बीजेपी के और राष्ट्रीय प्रवक्ता है, नेशनल स्पोक्सपर्सन है। ये पाकिस्तान और भारत के बीच में डिबेट जो है अभी वक्त हो गया 7:32। दोस्तों संबित पात्रा पहला सवाल करेंगे, उसके बाद पीटीआई के स्पोक्सपर्सन अब्दुल समद यकूब जवाब देंगे। यकूब साहब, ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है, पूछता है भारत, पूरे भारत के लोग देखते हैं, देश का नंबर 1 शो है। सवाल आपको करेंगे संबित पात्रा, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन। संबित जी, आप अब्दुल समाद साहब को सवाल करिए। अब्दुल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप शांति से सुन रहे हैं। देखिए अब्दुल जी, मैं सवाल करने से पहले आपको एक सच्ची वाकया बताना चाहता हूं, एक ट्रू इवेंट बताना चाहता हूं। मैं टीवी देख रहा था, ये कोई एक बड़ा समिट चल रहा था जिसमें सारे राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हुए थे। तो अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हुए थे, उनके बगल में एक व्यक्ति चल रहा था, उसके हाथ में काला रंग का सूटकेस था। तो मैंने कहा भैया इसमें क्या है? तो उन्होंने कहा ये तो न्यूक्लियर बटन चलता है अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ। ओहो, अच्छा। ठीक उसी प्रकार बाकी किसी और रूस के प्रेसिडेंट चल रहे थे, उनके बगल भी एक काला रंग का बैग चल रहा था। हमने कहा ये क्या है ना, ये सिक्योरिटी का सारा सरंजाम इसमें चलता है, बुलेट प्रूफ इत्यादि सब चलता है। फिर इमरान खान साहब उतरे तो उनके बगल में भी एक काला बैग चल रहा था। हमने कहा ये क्या है भैया ये काला बैग? तो बोले अच्छा ये तो इमरान खान जी के साथ कटोरा चल रहा है, कटोरा। ये जहां जाते हैं वहां कटोरा है इस बैग में। मीटिंग खत्म होने के बाद वो कटोरा निकाल करके दे रे पुतिन, थोड़ा दे, अरे थोड़ा दे, ट्रम्प थोड़ा दे, बाइडेन थोड़ा दे, मोदी जी थोड़ा दे। ये हर जो ये काला बैग में कटोरा लेके चलते हैं साथ में। आप प्रश्न पूछते हैं, अब्दुल जी ऑन अ सीरियस नोट, कितने दिन हो गए आप लोग टमाटर नहीं खाए? हमारी मारिया बहन, देखिए हम सब भाई बैठे हैं, अकेली हमारी एक ही बहन बैठी है। मारिया बहन, आप कितने दिन से टमाटर नहीं खाए हैं? मारिया बहन, हम टमाटर भिजवाएंगे आपको। मैं तो रिपब्लिक भारत से कहूंगा टमाटर 500 रुपए केजी हो रहे पाकिस्तान में 500 रुपए केजी। और मारिया बहन, आप कितने दिन से केचप नहीं खाया आपने? आप सच बताओ, कितने दिन से आपने केचप नहीं खाया है? हम भिजवाएंगे जी, वैक्सीन भी भिजवाया है, केचप भी भिजवाएंगे। केचप के नाम पे बेचारी मारिया बहन 3 महीने से लाल रंग खाए जा रही है सब, इसलिए हमने डिसाइड किया है सब पैसे हम सब इकट्ठे करके केचप भिजवाएंगे आप लोग। वहाँ तो टमाटर मिलता नहीं है, सुनने में आया है। दूसरी बात है, देखिए जी आजकल एक बड़ा वीडियो प्रसिद्ध हुआ है, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी है, फिर भी इनकी पारी हो रही है। आप बताइए, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी है और फिर भी इनकी पारी हो रही है। आप बताइए, मतलब ये अहंकार इनका खत्म नहीं हो रहा है। गधे बेचकर इनकी इकोनॉमी चल रही है। मैंने इन्हीं के, और मैं बड़ा खुलासा करूं अब्दुल जी, एक बड़ा खुलासा करूं, क्योंकि अभी हमारे वरिष्ठ ने बिल्कुल सही कहा, बख्शी साहब ने, कि आप तो एक मिलिट्राइज स्टेट है और मिलिट्राइज स्टेट में आपके जो संबित जी ये कह रहे हैं। संबित जी एक मिनट कुछ कहना चाहते हैं आपको अब्दुल समाद साहब, ये गुस्से में आ गए। अब्दुल समाद साहब, प्रॉब्लम क्या है?
अब्दुल समाज साहब प्रॉब्लम क्या, आपको प्रॉब्लम क्या, संबित ने क्या कहा सुन लेते हैं। ये तो ऐसे ही कह रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब वो बात करते हैं तो फिर सुन ले, अगर इस तरह से बोलते रहेंगे ना मैं सुन पाऊंगा ना ऑडियंस सुन पाएगी। क्यों गुस्सा क्यों हो गए हैं? जब आप सुनने की इतने बड़ी रूलिंग पार्टी के आप थोड़ा बहुत जो पैसा दे रहे होते कटोरे में बड़ा दिल कर रहे हैं और सुन नहीं रहे आप सुन नहीं रहे। आप तो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे हमारे यहाँ वो अरे स्पोक्स पर्सन है तभी इतना बड़ा दिल करके बोल रहे हैं कि आप लोग गुस्सा मत करो, केवल कटोरा लेके चलो, उसी से कुछ फायदा होगा। और दूसरी बात है वैक्सीन भी दिया है, थोड़ा मोदी जी का धन्यवाद भी कर दो, इतना गुस्सा हो मत आप लोग। और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ अब्दुल जी आप लोग ये जो एक ही इंडस्ट्री है आप लोगों का आतंकवाद का इंडस्ट्री, इसको बंद करो। अब्दुल जी आप अच्छे आदमी लगते हो, आप अच्छे आदमी लगते हो, आपको एक अनसॉलिसिटेड एडवाइस है। पाकिस्तान में एक ही इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री ऑफ टेररिज्म। आप ये इंडस्ट्री बंद करो और सच्ची इंडस्ट्री खोलो। एक तो कौन से गधे का नाम क्या, चिंची गधा, पता नहीं मैंने किसी गधे का नाम कभी चिंची गधा तो सुना नहीं था। आपके यहाँ चिंची गधे भी हैं इतने, चिमची बेच के पैसा कमा रहे हैं। कोई इंडस्ट्री भी खोल लो। चिमची मैं लिख लेता हूँ, चिमची गधा। ये कितने दिन तक ये चिमची गधाओं से काम चलाओगे बताओ? चिमची गधा देखो, चिमची गधा और चाइना, ये दो ही है आपके पास। भीख मांगने रोज चाइना, और चाइना का इन्वेस्टमेंट कैसा है मैं तो हमेशा बोलता हूँ, चाइना ने पाकिस्तान में ढाबा इन्वेस्टमेंट किया है, ढाबा इन्वेस्टमेंट। नहीं मैं बताता हूँ, आप देखिए इन्होंने बना रखा है वो कौन सा कॉरिडोर ये बना रहे हैं, इलीगल कॉरिडोर बना रहे हैं। उसमें चाइना तो पूरा पैसा लगा रहा है क्योंकि फायदा चाइना को होगा। उसमें ये पाकिस्तान ढाबा खोले हुए, ढाबा इन्वेस्टमेंट ऑफ पाकिस्तान। मतलब ये चाइनीज काम करेंगे फिर हंटर से मारेंगे, तो पाकिस्तानी चाय ला तो इनका ढाबा से चाय जाएगा, ओ चाइनीज को चाय, कमरचीमा ढाबा इन्वेस्टमेंट। ये ढाबा इन्वेस्टमेंट करते हैं चाइना में और उसके बाद यहाँ पर आके ऐसे इतराते हैं। अरे भाई साहब, ये तो जो अभी सऊदी अरब का पैसा था आपने चाइना से मांग के पैसा दिया है ना, चाइना से मांग के पैसा चुकाया है ना। और अभी बताओ ये यूएई का पैसा कहाँ से लाओगे? आप बताओ जरा, कहाँ से लाओगे यूएई का पैसा? क्या करोगे फिर? आतंकवाद नहीं, चाइना ने मना कर दिया इनको। और क्या करोगे? नहीं चाइना ने मना कर दिया इनको, चाइना ने मना कर दिया। संबित आप कमर चीमा को बोलो, ये बोल रहे थे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहाँ है, अभी बंद हो गया है। कोई चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं बन रहा है, पूछिए इनको। कमर चीमा इतनी देर चुप रहते हैं क्या? है क्या नहीं है? अरे कमर चीमा इतने देर कभी चुप नहीं रहते हैं। आज कमर चीमा बोल ही नहीं रहे हैं। कमर चीमा कभी इतना देर चुप रहते हैं क्या? आज कमर चीमा बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। जब से आपने चिमची गधा दिखाया है कमर चीमा जी बिल्कुल शांत बैठ गए, बहुत नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि कमर चीमा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अच्छे आदमी हैं, वो सब जानते हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं। अरे कमर चीमा जब कर्ज चुका नहीं सकते हो, नहीं जब कर्ज चुका नहीं सकते हो ये सब तो फिर लेते क्यों हो? आपके पूरे दुनिया आपसे पूछ रही है, $1 अरब वापस नहीं दे पाते। अरे फीजी, मॉरिशस, मालदीव के पास ज्यादा पैसा है आपसे। सुन लो ना, आप समझ रहे हो? छोटे छोटे मुल्क जो है, पापुआ न्यू गिनी, ट्रिनिडेड टोबैगो, उनके पास ज्यादा पैसा है आपसे। और आपको एक और बात बता दूं, आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, अगर आपको हमारे गधे पसंद नहीं, सुनो ना और सुनो ना यार, मेरी बात सुनो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पैसा खत्म हो गया 2 महीने पहले। कमर चीमा जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई पैसे नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग बीसीसीआई के पास आके भीख मांग रहे हैं कि हमें थोड़ा पैसा आप उधार में दे दो ताकि क्रिकेट खेले। आप समझ रहे हो अपनी सिचुएशन? पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड आईसीसी और बीसीसीआई से कर्ज मांग रही है। फ्लाइट को ही रोक लिया कि पैसा दे फिर उड़ने दे। क्या हालत है भाई आपकी? ऐसा कहीं विश्व में सुना था? आपको हमारे गधे पसंद नहीं बताओ, है? फ्लाइट को ही रोक लिया। फ्लाइट गई थी लोगों को लेके, फ्लाइट गई थी लोगों को लेकर, बेचारे लोग गए थे घूमने के लिए। अब पूरे फ्लाइट को रोक लिया कि वे रुको, यही फ्लाइट रुको, पैसा दो पहले फिर फ्लाइट छोड़ेंगे। ऐसे पूरी दुनिया में कहीं हुआ है? पहली बार हुआ है पाकिस्तान के साथ। और भाई पार्टी करो, एंजॉय करो, कोई 2-4 गधे हमें भेज दो वहां से, हम उनको हम तो एंजॉय ही कर रहे हैं। पाकिस्तान को एक्सपोज करना इससे बड़ी पारी क्या हो सकती है? क्या हो गया भैया? आज पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं, इससे बड़ी पारी कुछ हो सकती है क्या? अरे अरे कमर चीमा भाई, आप तो पढ़े लिखे इंसान हो, आपको सब कुछ अंदर की बात पता है पाकिस्तान। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, कमर चीमा मैं जो भी कहता हूं मैं बड़ी रिसर्च के साथ कहता हूं। मैंने पूरी रिसर्च की है। प्रोग्राम में आने से पहले शांत हो जाइए। मैंने पाकिस्तान के रिपोर्टरों को फोन किया, मैंने बोला
गए संबित। मैंने, मारिया जी मेरी बात सुनिए प्लीज, आप लोग एक्साइटेड और इमोशनल मत हो जाइए। मैंने पाकिस्तान के रिपोर्टरों को फोन किया, मैंने बोला भाई आपकी हालत क्या है, बहुत एक्साइटेड। तो उन्होंने कहा कि क्या बताएं, इधर महंगाई पर काबू नहीं पा रहे, हालत बहुत खराब है। तो मैंने बोला आप बताइए मुझे अब क्या किया जा सकता है। तो उन्होंने बोला कि कराची में 600 रुपए की चिकन मिलती है, रावलपिंडी में, बख्शी साहब, रावलपिंडी में अंडे की कीमत 340 से 380 रुपए प्रति दर्जन है, दूध वहां पे 250 रुपए लीटर है, आटा, तेल, चावल और सब्जी जैसे जो जरूरी खाने पीने की चीजें हैं वो भी मतलब आम जन की पहुंच से दूर रह चुकी है। फिर भी इसके बावजूद हमने बोला सहानुभूति के साथ, जनरल बख्शी, हमने कहा वैक्सीन के लिए पैसे नहीं है। इन्होंने IMF को बोला कि और पैसे दीजिए, वैक्सीन के लिए पैसे चाहिए हमें। तो हमने, नरेंद्र मोदी इतने महान हैं, इतने बड़े दिल के लोग हैं कि हमने बोला इनको 4.5 करोड़ डोज दे दीजिए वैक्सीन के। हमारा भी 4.5 करोड़ डोज, 4.5 करोड़ डोज वैक्सीन फ्री के मिल रहे हैं आपको। आपकी सोच की बाहर की चीज है। मारिया बहन, आप क्यों इतनी नाराज हो रही है? टमाटर भेजेंगे। अरे थैंक यू तो बोल दो राजा फैसल। सारे दिल में मुस्कुरा रहे हैं, सारे दिल में मुस्कुरा रहे हैं, सब जानते हैं। जनरल बख्शी साहब, वो वहाँ से 300 बिलियन। चलो साहब पहले मुझे बोल अच्छा, एक संस्कृत में श्लोक है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी हम उधार लेंगे लेकिन घी पिएंगे। ये है पाकिस्तान की फौज की हालत। ये मुल्क उधार पे जी रहा है, लेकिन सबसे एक्सपेंसिव टॉयज, स्वीडिश एवैक्स, चाइनीज सबमरीन्स, चाइनीज JF-17 फाइटर्स, ये इनको खरीदने हैं टॉयज। और ये खिलौने खरीदते खरीदते पाकिस्तान की फौज ने पाकिस्तान की इकोनॉमी का भट्टा बिठा दिया। और जैसे सोवियत संघ की इकोनॉमी 1990, मेरी बात सुनो, एक दिन, मेरी बात सुनो, without a single shot, मैं PTI के प्रवक्ता, they just were flushed down the tube। नहीं, मैं PTI के प्रवक्ता को पूछना चाहता हूँ, मैं PTI के प्रवक्ता को पूछना चाहता हूँ, मैं PTI के प्रवक्ता को पूछना चाहता हूँ। अब मेरी बात, एक मिनट, अब सीरियस थोड़ी बात हो जाए, सीरियस बात हो जाए। देखिए, नहीं, पूरी श्लोक में आपको सुनाता हूं। जवम जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम तीर्त्व घृतम पिबेत, यानी कि जब तक जिएंगे सुख में जिएंगे, ऋण में मरेंगे मगर घी में खाएंगे। ये हुआ जवम जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम तीर्त्व घृतम पिबेत। अब इनके दिल में कोई सुख नहीं है। आप देखिए यहां पे अब्दुल समाद साहब, मैं इतनी हंसी मजाक के साथ इस प्रोग्राम को कर रहा हूं मगर आप कितने चिंतित लग रहे हैं आज। एक बार आपने स्माइल नहीं की। आप देख रहे हैं संबित पात्रा कितने रिलैक्स है, हमारे स्पोक्स पर्सन। आपको देखिए, आपको देखकर लग रहा है कि आप परेशान हैं। किस चीज से परेशान? मैं आपको ऑप्शन देता हूं अब्दुल समाद साहब, आप आज लाइव टीवी पर संबित पात्रा को कहिए कि आज के बाद घी तो पीना बहुत बड़ी बात है। नहीं, इनको बोलिए, आज आप बोलिए कि आज के बाद हम बिहेव करेंगे, आज के बाद हम जो है हमारी जो हथियार, सैटेलाइट, दूसरे उपकरण बनाने में आपका भविष्य आप लोग अपने आप को देखते हैं। आप देखिए ये सब नहीं चलेगा। आपकी देश गधों की इकोनॉमी बन चुकी है। इसके बाद आप आतंकवादियों को पनाह मत दीजिए, हवाला मनी लॉन्ड्रिंग बंद कीजिए, जैश ए मोहम्मद को उड़ा दीजिए अपने देश से। और वो कौन है बदमाश? वो कौन है? अरे वो कौन है जो चिल्लाता है चीख चीख के बेवकूफों की तरह? कौन है वो? हफीज सईद है इनकी बदमाशों। वो हफीज सईद, तभी तो नाम बताए। हफीज सईद को बोल दीजिए, हफीज सईद को भगाइए, क्योंकि आपकी कंट्री बहुत वीक हो चुकी है। आप हफीज सईद को कंट्रोल कीजिए, भारत से माफी मांगिए, आपको कर्ज दे देंगे हम, आपको कर्ज दे देंगे हम। क्यों संबित पात्रा, देंगे कि नहीं इनको हम कर्ज? बचा देंगे इनको हम, मगर इनको पहले अपनी आतंकवाद की इंडस्ट्री आपको बचा देंगे हम। पहले ये आतंकवाद की इंडस्ट्री बंद करें, मगर पहले आप आतंकवादियों को पालना बंद कीजिए और आतंकवाद की फैक्ट्री को बंद कीजिए। पास तो टमाटर खाने के पैसे नहीं है, ये चले थे कश्मीर लेने। सोचो जरा,
सोचो जरा अर्नब जी, इनके पास टमाटर खाने के पैसे नहीं है और ये चले थे कश्मीर लेने के लिए। बेचारे चिमची गधे कश्मीर लेंगे और चिमची गधे पे बैठ के ये चले थे कश्मीर लेने के लिए। आप सोचिए, कश्मीर लेंगे, चिमची गधे का देश हवाबाज है, ये कितने हवाबाज है, ये कितने दगाबाज है। ये एक चिमची गधा पे बैठ करके ये चले थे कश्मीर लेने के लिए। अरे पहले टमाटर तो खा लो, उसके बाद कश्मीर के बारे में सोचना। और इतने गरीब लोग, so poor कि देखो मैन्युफैक्चर 250 ग्राम वर्थ न्यूक्लियर वेपन। ये इतने गरीब हैं कि केवल 200 ग्राम के ही 200 ग्राम और छोटे छोटे न्यूक्लियर बनाते हैं, बड़ा न्यूक्लियर वेपन बना ही नहीं सकते हैं। और तो और ये इतने गरीब हैं कि इनके साइंस मिनिस्टर ने कहा चंद्रयान के समय कि हमें क्या जरूरत है चंद्रयान और सैटेलाइट भेजने की, हम तो दूर से ही नंगे आंख से चांद को देख लेते हैं, हम तो यहीं से चांद को देख लेते हैं। ये तो हालत इनकी देश की है। वो चिमची गधा खाली सड़क पे नहीं है, मंत्रालय में भी है, मंत्रालय में भी है। बताइए, इनका साइंस मिनिस्टर कह रहा है क्या जरूरत है, क्या जरूरत है चंद्रयान की, हम तो यहाँ नंगे आंख से चांद को देख लेते हैं। बताइए कैसे कैसे मंत्री हैं इनके। चलो मैं नंगे आंख से देख। ललित जी क्या करें हम अब, पानी नहीं। ललित जी एक लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कहिए। क्या बोल रहे हैं, ठीक है, पानी नहीं है, बहुत इस बार आ रहे। अभी पानी बंद किया। उनसे पूछते हैं कि हमारे पास 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। जब आप इनसे पूछते हैं आपके पास क्या है, मुझे वो शशि कपूर का डायलॉग याद आता है। वो कहते थे कि हमारे पास हाफिज सईद है, हमारे पास आज तक उसामा बिन लादेन था, हमने अपने अवाम को कश्मीर की अफीम पिला रखी है, हमारे यहाँ कसाब है। ये है इनकी औकात आज की दोस्तों अंत में मुमालिक भी इनके साथ। दोस्तों पाकिस्तान की दिक्कत ये है कि ये अपनी सारी योजनाएं भारत को केंद्र में रखकर बनाते हैं। ये हर वक्त इनका दिमाग इसी सोच में लगा रहता है कि कैसे कुछ ऐसा कर दे कि भारत में तबाही हो जाए, पर होता उल्टा है। ये जब जब भारत से टकराने की कोशिश करते हैं खुद बर्बाद हो जाते हैं। और बर्बाद देश है, बर्बाद कंगाल देश है दोस्तों आज। और पाकिस्तान से मैं कहना चाहता हूं कि ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। इसलिए अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो पाकिस्तानियों, तो हमारी बुराई सोचना बंद कर दो। हमारा कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे आप लोग पाकिस्तानियों। बेहतर होगा कि खुद पर ध्यान दो, अपने देश में चल रही आतंक की पाठशालाओं को बंद करवाओ, कुछ अच्छे स्कूल कॉलेज वहां पे खुलवाओ, पैसे हम दे देंगे। और अपने देश से आतंकवादियों के ट्रेनिंग ग्राउंड बंद करवाओ, बदले में अस्पताल खुलवाओ, हम पैसे दे देंगे। इंडस्ट्री लगाओ, हम दे देंगे पैसे। वैक्सीन तो दे रहे हैं फ्री में। और सबसे बड़ी बात, हमारी तरक्की से जलना बंद करो। जल जल कर पाकिस्तानियों खुद खाक हो गए हो। भारत पर तुम्हारी साजिशों से आंच नहीं आने वाली। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ पाकिस्तान। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा दोस्तों। तब तक के लिए और सिर्फ तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।